अच्छा जी, मैथमेटिकल मॉडल्स का हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्कस की थी। और इसको अगर हम ब्रीफली देखें तो आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, तो मैथमेटिकल मॉडल्स में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। कहाँ हैं वो? याहिया, मुनीबा और याहिया हैं? याहिया है ज्वाइंट? हेलो। नहीं सर, शायद वो नहीं। अच्छा, याहिया नहीं है तो ये हिना आप थी और याहिया थे, मुनीबा थे, ये हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे। और हमारे साथ कौन है यहाँ पे? कोई बुरहान। जी, बुरहान। बुरहान, आप यार नहीं थे पिछली एक दो क्लासेस में? नहीं सर। नहीं ऑनलाइन ही सर। थे आप तो। आप थोड़ा सा समराइज करेंगे इसको, ये जो गॉसियन सोर्स है। आप समराइज कर दें, फिर कुछ मुनीबा इस पे कमेंट कर देंगी, ताकि ये जो हमारी पिछली डिस्कशन है वो थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लर्निंग पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए थे, रिलेटेड टू दी गॉसियन सर डिस्ट्रीब्यूशन। हमने दो तीन जी जी, बोले बोले। हमने बेसिकली एक स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट के बारे में बात की थी। और हम्म उसमें हमने वो बेसिकली वो डिफरेंस हम बताना चाह रहे थे। स्टेडी स्टेट में ये है कि जो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें वेरिएशन ना आ रही हो, उसका हम्म मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उसको उसमें टाइम इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंजेस ना आ रहे हों। जैसे कि अगर कोई फ्लो है किसी वाटर चैनल में, तो वो अगर 1 बजे जो फ्लो है वही 2 बजे और 3 बजे लाइक इट रिमेन्स द सेम, तो उसे हम स्टेडी स्टेट कहेंगे। लेकिन ट्रांजिएंट जो होगी उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशंस आती हैं। इसकी एक एग्जांपल आप क्वेंचिंग को ले सकते हैं। क्वेंचिंग इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर आप वाटर क्वेंचिंग हो सकती है, एयर क्वेंचिंग हो सकती है, जिसमें एक हॉट मटेरियल को हीट अप करने के बाद आप अगर किसी मीडियम में रखते हैं, लिक्विड में, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशंस आ रही होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एवरी सिंगल सेकंड वो वेरी हाँ, कर वो ठीक सकती है, है। वो तो वो मतलब दैट इज अ टाइम डिपेंडेंट ट्रांजिएंट फिनोमेना। अब इस केस में उसी को अगर आप इस केस में अप्लाई करें, क्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी एंड टी, तो यहाँ पे हमने कुछ डिस्कशन की थी। और जो ये वाला केस, जी जी, सर इस केस में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो लेजर का सोर्स है वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। हम्म और उससे जो इन एवरी अदर डायरेक्शंस जो हीट की जो वेरिएशन आ रही है हीट ट्रांसफर का, उसको हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे एक्स एंड वाई और जी में जो चेंजेस आ रहे हैं हाँ, वो तो है ना, वो लेकिन देखें, 3 डायमेंशनल है और जो एक टेल चीज लाइक। कंफ्यूजिंग थी वो ये थी कि हीट सोर्स जो है, ये जो गॉसियन सोर्स है, ये मूव कर रही है अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो अब इसका जो मूव करना है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ये तो नेचुरली जी जी टाइम डिपेंडेंस को शो करता है ना। मतलब अगर तो टाइम के साथ जो प्रोसेसेस हैं, जो फिनोमेना है, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो हीट सोर्स राइट पे मूव ही नहीं करेगी इन एक्स। तो हमने इस बारे में कुछ किया था, कुछ डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट लोकेशंस पे इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करेंगे और देखेंगे। कुरान, कुरान आपको याद है कुछ इस बारे में, कुछ हमारी डिस्कशन हुई थी? कुरान, मुनीबा। तो सर आवाज आ रही है? जी जी, आ रही, आ रही। हेलो। जी, आ रही है। हाँ सर, रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये गॉसियन सोर्स है ना, इसको हमने कहा था कि ये एक्स और टी का फंक्शन है दोनों का। वाई और जी का तो है ही। लेकिन अगर अगर ये मूव कर रही है अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, तो वो तो एक्स का फंक्शन हो गई ना। फिर हम कैसे ये मेक श्योर करेंगे कि टी का फंक्शन ये है या नहीं है? सर वो अपनी हिस्ट्री छोड़ के जाएगा जहाँ से वो गुजरेगा। अगर एक्स डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो सर वो पीछे कोई ना कोई मतलब लाइक, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हुई है वो फिर हम्म डिसिपेट हो रही होगी सराउंडिंग एरियाज के अंदर। नहीं नहीं, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखेंगे कैसे उसको? आ, मुनीबा, आप कुछ कहेंगी?
सर याद नहीं आ रहा। याद याद नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें हमने, आप लोगों को याद होगा, हमने वो डिस्कस किया था ना कि हमने गॉसियन सोर्स का प्लॉट जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे लेना है। जी इस तरह से सर, ये रेज की यहाँ पे, बात हुई थी आई गेस इस तरह ये कि नीचे देखे ना, ये मैंने एक फिगर भी बनाई थी, ये वाली, ये जो है जी सर, आपने फिर बताया था कि डिफरेंट पॉइंट्स पे आप हीट लेंगे तो आपके पास डिफरेंट ग्राफ्स का एक वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप बन ग्राफ्स का जाएगा। आएगा। तो अब ये जो मैंने लिखा था, ये नोट्स उसी स्लाइड के हैं। क्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी और क्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी एंड टी के लिए हम आगे ये चार प्लॉट्स क्यों देख रहे हैं, ये जो चार प्लॉट्स हैं। क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है, वो सेम नहीं रह रहा, ट्रांजिट स्टेट है क्योंकि। हाँ वही। अब ये जो इसमें इंडिविजुअल प्लॉट्स हैं, जो ये प्लॉट नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इसमें ये जो इंडिविजुअल जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट नंबर 1 जो है, इसमें तो एक्स का फंक्शन वो है, लेकिन ये प्लॉट नंबर 2 और 1 के कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि टी का फंक्शन ये कैसे है। क्या ये टी का फंक्शन है या टी पे इंडिपेंडेंट है? अगर ये टी पे इंडिपेंडेंट होगा तो फिर क्या होगा? अगर हम चारों प्लॉट्स देख रहे हैं और चारों प्लॉट्स एक जैसे ही हैं, तो फिर ये स्टेडी स्टेट होगा, इट वॉन्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये एक तो ये कुछ चीज़ें थी, अभी भी मैंने मतलब डिटेल में रिकैप नहीं की हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो आप फिर ज़रा देख लें, अभी तो हमने थोड़ा सा आगे भी मूव करना है। लेकिन दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि हम ये मॉडल एज्यूम ही क्यों कर रहे हैं। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये तो एक एज्यूम्ड मॉडल है ना। तो इसकी एजम्पशन जो है उसके लिए मतलब दैट इज ऑब्वियसली एन एज्यूम्ड मॉडल। और व्हाट वी हैव what the actual method should be is that we have to trace every ray of laser light that is emitted by the source, and it is absorbed by the material, and we have to quantify every heat transfer that is being contributed by every ray जो लेजर की इमिट हो रही है फ्रॉम द सोर्स एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल। तो वो चूंकि बड़ा कॉस्ट इंटेंसिव मेथड है, और उसमें जो है वो सिमुलेशन भी इंटेंसिव होती है, तो उसी के लिए हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको फॉलो करते हैं। अच्छा जी, फिर हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू माइक्रोस्ट्रक्चरल एवोल्यूशन, और यहाँ पे आप लोगों में से शायद एक दो लोगों ने इसी से रिलेटेड टॉपिक्स भी चूज किए हैं। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इफ़ यू गो थ्रू द बुक तो वहाँ पे देर इज़ एन एक्सटेंडेड डिस्कशन, और उस डिस्कशन में जो इम्पोर्टेंट उसके लर्निंग आउटकम्स हैं वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिए हैं। फॉर इंस्टेंस, एक जो चीज़ जिसे हम देखते हैं जनरली कि लेज़र वेल्ड में या लेज़र डेपोजिशन में, विच कुड बी इन ड्रिलिंग, विच कुड बी इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, और विच कुड बी इन वेल्डिंग, जो माइक्रोस्ट्रक्चरल एवोल्यूशन है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक जो है सॉलिडिफिकेशन रेट है, और दूसरा जो है वो थर्मल ग्रेडियंट्स हैं। और थर्मल ग्रेडियंट्स का मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे प्रोसेस पैरामीटर्स हैं लेज़र के, फॉर इंस्टेंस पीक पावर है, फिर एवरेज पावर है, इस तरह से हमारे पास पावर डेंसिटी है, फिर हमारे पास पल्सेशन फ्रीक्वेंसी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कूलिंग रेट्स को अफेक्ट कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम इवन एवरेज पावर को सेम रखते हुए पीक पावर हम चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग द पल्सेशन, तो पल्सेशन से बेसिकली ये होता है कि इंटरमिटेंट कूलिंग का एक इफेक्ट आता है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन द पल्स इज टर्न ऑन at that particular time there is an heat absorption into the material, and during the time when the pulse is off, during that phase there is an intermittent cooling, जिसकी वजह से एक persistent reduced थर्मल ग्रेडियंट जो हैं वो ऑब्जर्व होते हैं। तो पल्सेशन का तो ये अफेक्ट है, लेकिन अगर हम पीक पावर को देखें तो वो इसको इन्वर्सली अफेक्ट कर रही है। मतलब पीक पावर जितनी ज़्यादा होगी उतने थर्मल ग्रेडियंट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि पीक पावर का मतलब ये है कि लोकली एट अ वेरी फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो लोकली वहाँ टेम्परेचर्स बहुत बढ़ जाएंगे। एंड सडनली व्हेन द पल्स इज टर्न ऑफ, तो सडनली वो जो टेम्परेचर्स हैं वो ड्रॉप करेंगे। तो जब ड्रॉप करेंगे फिर सडनली राइज करेंगे, फिर ड्रॉप करेंगे। तो ऑल्दो कूलिंग बेहतर है, लेकिन टेम्परेचर थर्मल ग्रेडियंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और थर्मल ग्रेडियंट्स को के बढ़ने की वजह से जो आपके टाइम टेम्परेचर कर्व्स हैं मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन के, माइक्रोस्ट्रक्चरल एवोल्यूशन के, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के, वो वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, और आपको फिर अकॉर्डिंगली जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो उसी तरह से बनेगा। फॉर इंस्टेंस, जो बड़ा एक बेसिक प्रिंसिपल है उसमें, दैट इज दी
दैट इज द हॉल पैच स्ट्रेंथनिंग या हॉल पैच रिलेशन, जिसमें जो ग्रेन साइज होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कूलिंग रेट। तो इसको स्ट्रेंथनिंग इसलिए कहते हैं कि जितना कूलिंग ज़्यादा करते हैं ना उतने ग्रेन्स छोटे बनते हैं। जिस तरह से क्वंचिंग का प्रोसेस है उसमें हार्डनेस अपरेंटली इसलिए बढ़ जाती है कि स्मॉलर ग्रेन्स आर ऑब्जर्व्ड, दे आर फॉर्म्ड। और स्मॉलर ग्रेन्स जो होते हैं दे आर they have more grain boundaries to offer during the material deformation. तो material deformation में since the dislocations they have to move along a certain path, so during their movement they have to transverse through the grain boundaries. तो जितनी grain boundaries ज़्यादा होंगी in a finer microstructure वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो भी ज़्यादा होगी। तो कूलिंग रेट का और स्ट्रेंथनिंग का बड़ा एक डायरेक्ट रिलेशन है। और आप लोगों ने जो पेपर्स भी सिलेक्ट किए हैं उसमें भी यू विल ऑब्जर्व दैट अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वेल्डिंग, जिसमें पल्सेशन जो है वो कम या ज़्यादा कर रहे हैं, पीक पावर कम ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ पे भी कूलिंग रेट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे हार्डनेस लोकली मटेरियल की ज़्यादा आ रही है। यूजुअली इस तरह की स्टडीज़ में ना लोग उन्होंने जो ऑथर्स हैं उन्होंने माइक्रो हार्डनेस के प्लॉट्स बनाए होते हैं। तो माइक्रो हार्डनेस के जो प्लॉट्स होते हैं उसमें जो है वो हमारे पास जो जहाँ पे भी हार्डनेस ज़्यादा आ रही होती है वहाँ पे इट मीन्स के जो कूलिंग रेट्स हैं दे आर वेरी हाई। और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू जो वेल्ड बीट की फॉर्मेशन है, जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है। और इसमें भी मतलब ये जो आपको 5 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ना, इन 5 पॉइंट्स का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि हम मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते ही क्यों हैं, हम सिमुलेशंस करते ही क्यों हैं। तो सिमुलेशंस करने का जो हमारा मकसद है वो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि वी आर इंटरेस्टेड थ्रू द नॉलेज ऑफ द टेम्परेचर्स, वी आर इंटरेस्टेड इन दी माइक्रोस्ट्रक्चरल एवोल्यूशन। तो ये माइक्रोस्ट्रक्चरल एवोल्यूशन कैसे हमें गॉसियन सोर्स से हमें मिलेगा, वो मिलेगा थ्रू टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे राइट पे जिस तरह आप देख सकते हैं, जो रेड रीजन है दैट इज वेरी हाई, फिर ब्लू, और फिर जो आपके पास ये जो पर्पल रीजन है। तो ये जो थर्मल टेम्परेचर कंटूर्स हैं ये जो है हमें जो जनरेट हुए हैं थ्रू सिमुलेशंस, एंड वी कैन वेरीफाई देम वेरी इजीली थ्रू द क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल्स ऑफ द वेल्ड पूल्स, through cross-sectional profile of the molten pool. So the red region is that region where the temperature is above the melting point that we can easily set in any simulation model. Okay, whatever the temperature gradients are, the red region we can set it as the temperature where the temperature is above the melting point. So वहाँ पे obviously that region will correspond to the melt pool region. So we can fine tune the simulation model so that the red region is exactly equivalent to that of the experimentally achieved molten pool depth, and through this we can validate the simulation. And what we can get as the next step, in the next step is are the temperature gradients जो कि फर्दर अवे फ्रॉम द मॉल्टन पूल हमें मिलेंगे। और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट्स हम एक्सपेरिमेंटली फिर वेरीफाई नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे फिर हमें एक बड़ा एक्सटेंडेड और एक्सटेंसिव सेटअप यूज़ करना पड़ेगा। और वो चले हम किसी एक कंडीशन के लिए कर भी लें, जब भी हम वेल्डिंग कंडीशन या डिपोजिशन कंडीशंस चेंज करेंगे फिर हमें दोबारा से वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस वो सेटअप रिपीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए वी जस्ट नीड टू वैलिडेट द सिमुलेशन मॉडल वंस और ट्वाइस थ्रू द एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशंस, and experimental validation need not to be that much complicated. We can validate it through very simple comparative studies. For instance, just comparing the molten pool depth will validate the simulation, and once the simulation is validated we can extract other physical properties which are very challenging to find through the experimental approaches. So this is the benefit of simulation and mathematical models, that once we have the information of the temperature gradients, we can predict how the microstructure will vary in a certain in a certain range of process parameters which we have not yet have performed the trials. Experimental trials अगर उनकी नहीं भी हुई तो still we can have an idea कि उसमें क्या पॉसिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट्स होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप 2-3 कंडीशंस में वेल्ड को या डेपोजिशंस को परफॉर्म करें और वहाँ से आप वैलिडेशन कर लें सिमुलेशन मॉडल की, और फिर उसके बाद जो 100 डिफरेंट ट्रायल रन्स हैं उसमें क्या पॉसिबल माइक्रोस्ट्रक्चर्स होंगे। आप लोग एक सर्टेन ग्रेन साइज अगर टारगेट या अचीव करना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इन
3D प्रिंटिंग, जो कि अगेन एक मेटल मेटल मटेरियल डिपोजिशन, मेटल डिपोजिशन प्रोसेस है। उसमें आप एक सर्टेन स्ट्रेंथ लेवल अचीव कर रहे हैं विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं थ्रू दिस सिमुलेशन मॉडल। तो ये एक्सपेरिमेंटली करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। एक्सपेरिमेंटली हम उसको कम ज्यादा तो कर सकेंगे, लेकिन किसी एक फिक्स वैल्यू पे लाना बड़ा मुश्किल होगा एक्सपेरिमेंटली। तो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ द यूज ऑफ सिमुलेशन मॉडल। सेकंड बेनिफिट ये है कि ये जो सिमुलेशन मॉडल्स या मैथमेटिकल मॉडल्स हैं ये हमें वेव फॉर्मेशन और सरफेस सॉलिडिफिकेशन का भी बताते हैं कि कैसे जो सरफेस है वो सॉलिडिफाई हो रहा है। फिर दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब थर्मल मॉडल हम बना लेते हैं तो थर्मल मॉडल की इंफॉर्मेशन की बेस पे जो मैकेनिकल मॉडल है वो बनता है। तो मैकेनिकल मॉडल बेसिकली क्या होता है? मैकेनिकल मॉडल के लिए फॉर इंस्टेंस हमारे पास डिफॉर्मेशन की इक्वेशंस होती हैं। जिस तरह से एक बहुत सिंपल इक्वेशन है हमारे पास विच इज़ सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन। जिस तरह मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को लिख दूँ, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, तो दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन जिसको हम इंजीनियरिंग इलास्टिसिटी भी कहते हैं। दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इज एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो ये स्प्रिंग लॉ भी कैसे कहते हैं, हुक्स लॉ भी कहते हैं। तो ये बेसिकली ये होता है कि हम जब भी किसी मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं ना तो उसमें फोर्स जनरेट होती है और फोर्स की वजह से स्ट्रेस आती है। तो अगर ये जो डिफॉर्मेशन है, ये जो स्ट्रेन है, ये अगर मैकेनिकल स्ट्रेन होगी, यानी मैकेनिकली हम किसी मटेरियल को अगर डिफॉर्म करेंगे तो वी विल नीड सम फोर्स फॉर इट और सम स्ट्रेस फॉर इट। लेकिन अगर हम थर्मली ये डिफॉर्मेशन ला रहे हैं, थर्मली हम ये डिफॉर्मेशन कैसे ला सकते हैं? फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये जो रीजन है विच इज़ नियर द मॉल्टन पूल, यहाँ पे अगर कोई टेम्परेचर्स हैं जिसकी वजह से ये मटेरियल, ये रीजन जो है वो थर्मली एक्सपेंड कर रहा है, तो दैट इज एक्सपेंशन इज डिफॉर्मेशन। तो उस डिफॉर्मेशन की वजह से जो नियर बाय मटेरियल है दैट विल बी अंडर स्ट्रेस। तो ये जो सारी लिंकेजेस हैं और ये जो पूरी की पूरी फिजिक्स है, दिस कैन बी इंटरपोलेटेड एंड दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग द मैकेनिकल मॉडल्स ऑफ सिमुलेशन। एंड दैट इज एग्जैक्टली द थर्ड पॉइंट, कि हमें जहाँ पे हम स्ट्रेस ट्रैकिंग कर सकते हैं यूजिंग द थर्मल मॉडल, यूजिंग द मैकेनिकल मॉडल्स विच आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द थर्मल मॉडल्स। और फिर उस स्ट्रेस ट्रैकिंग से हम क्रैकिंग और डिस्टॉर्शंस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस केस में आएगी, किस केस में नहीं आएगी। तो डिफरेंट ट्रायल्स पे हम उसको रन करें और फिर वहाँ पे देख लें कि किस केस में स्ट्रेसेस जो है वो ज़्यादा आ रही हैं। और यहाँ पे जो क्रैकिंग है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन द रेजिडुअल स्ट्रेसेस। ये रेजिडुअल स्ट्रेसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर पॉइंट 4 इज व्हाट टेम्परेचर्स आर लाइकली इन द एनवायरनमेंट ऑफ द लेजर इवेंट। वी नीड टू नो द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, आइसोथर्म्स विद इन थर्मली सेंसिटिव मटीरियल्स। तो यहाँ पे अगेन दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, लेकिन हमें माइक्रो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन जनरली फ्रॉम द आइडिया कि हमें कितने टेम्परेचर्स को हैंडल करना है। किसी भी प्रोसेस में जो टेम्परेचर्स को हैंडल करना होता है दैट इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क। तो उसके लिए हमें ये सिमुलेशन से हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज व्हाट इज द ऑप्टिमम ऑपरेटिंग रेंज। वी नीड टू बी एबल टू फॉरकास्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पैरामीटर्स नॉट नॉर्मली सेपरेबल, फॉर एग्जांपल थर्मल कंडक्टिविटी और ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से है कि आपने स्टील्स के लिए या एल्युमिनियम के लिए एक दफ़ा सिमुलेशन बना ली। अब आपको नहीं आइडिया कि अगर आप बहुत ही एक डिफरेंट तरह के मटेरियल को लेज़र वेल्ड करना चाहते हैं तो आप रिस्क नहीं ले सकते कि डायरेक्टली आप उस पर जाएं। तो आप मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज कर दें सिमुलेशन मॉडल में। फॉर इंस्टेंस अगर थर्मल कंडक्टिविटी में बड़ा एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन द टू मटेरियल्स, और सिमुलेशन जो है इफ दैट इज वैलिडेटेड फॉर वन मटेरियल फॉर विच द थर्मल कंडक्टिविटी इज नोन, तो आप उसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज करके देखें कि उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी को चेंज करके, प्रोसेस पैरामीटर्स को चेंज करके, जितना लेजर के केस में लेजर स्पीड है, पल्स फ्रिक्वेंसी है, उसके अलावा जो बाकी सारे पैरामीटर्स हैं वो चेंज करके उनका पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट होगा वो भी हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्लाइड मैंने इंटेंशनली यहाँ पे वो की थी, प्लेस की थी। और उसका मकसद ये था कि चूंकि उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि कैसे जो है वो ये माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है
तो उसके लिए मैंने वो किया था। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो आप लोग कोई भी टेक्स्ट बुक देख लें रिलेटेड टू दी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे जो बताने का मकसद है वो है कि सॉलिडिफिकेशन की स्कीमेटिक्स कैसी होती हैं और असल में माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे होता है। फॉर इंस्टेंस ये ए जो आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये ए जो है ये कोर्स माइक्रोस्ट्रक्चर है, और इस कोर्स माइक्रोस्ट्रक्चर में आपको ये सेंटर में कोर्स ग्रेन नज़र आ रहा है, और फिर ये आपको ग्रेन बाउंड्री नज़र आ रही है, जो ये एक क्रैक सा नज़र आ रहा है। ये क्रैक नहीं है, दिस इज बेसिकली ग्रेन बाउंड्री। इस तरह से ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है ई, इसमें भी अगेन ये ग्रेन बाउंड्री है, लेकिन ग्रेन बाउंड्री के अंदर भी आपके पास जो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है वो है। अब के क्यों क्यों जो है वो ए हमारे पास माइक्रो स्ट्रक्चर अचीव हुआ और क्यों ई हुआ, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कूलिंग रेट। मतलब मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं है, कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं है, द डिफरेंस इज इन द कूलिंग रेट। और वो यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है कि जब हम स्लो कूलिंग करते हैं तो जो हमारे पास अल्फा ग्रेन होता है, अल्फा ग्रेन का मतलब बेसिकली ये होता है, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्पेशली शायद हमारे पास यहाँ मैकेनिकल में, मैकेनिकल से कौन कौन है हमारे पास, बुरहान है और वो है हिना है, से मैं भी कौन कौन है? मैकेनिकल का हूँ। आप भी हैं, तो आपने तो ज्वाइन करना था 10 बजे ना? से नहीं नहीं, मैंने नहीं 10 बजे का मैसेज किया हुआ था, किसी और ने किया हुआ था अच्छा, क्या? आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में? से पढ़ा हुआ है लेकिन अब याद नहीं है। अच्छा, जो हमारे कोर्स से जी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। उसमें जो पहली चीज़ है दैट इज़ दी फेस ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर। तो अगर हम फेस उसकी बात करें ना, उसकी फेस डायग्राम्स की बात करें, तो एक तरफ हमारे पास जो है वो है टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो है परसेंटेज। इसी तरह से मटेरियल्स वाले कंफर्म कर दें ज़रा इसे। जी सर, ऐसे ही होता यस सर, ऐसे ऐसे ही? ही। फ्रैक्शन होती है सर। हाँ, ये परसेंटेज क्या होती है, ये जो परसेंटेज होती है? सर वो एक परसेंटेज मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक वो फ्रैक्शन दी होती है। फ्रैक्शन दी होती है। हाँ मुनीब, आप क्या कह रही हैं? ये कंटेंट मतलब जिस पे जो भी मटेरियल यूज हुआ है एलिमेंट, उसका कितना कंटेंट है। कितना कंटेंट है, और सरप्राइजिंगली आप भूली नहीं है जो पढ़ा है, याद है आपको? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा याद है। तो अब इसमें 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 फॉर इंस्टेंस ये है ना कि हम अगर तो प्योर मटेरियल्स की बात करें ना, लेट्स से प्योर मटेरियल्स हमारे पास क्या है, आयरन है, एल्युमिनियम है। ये मैकेनिकल वालों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम मैकेनिकल में ना, हम हमेशा से ये समझते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, आयरन, एल्युमिनियम, उसके अलावा हम कॉपर यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं एज मेटल, मेटल हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और टाइटेनियम। टाइटेनियम, हाँ, टाइटेनियम, टाइटेनियम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम ये समझते हैं, हम ये जब टंगस्टन यूज़ करते हैं ना तो हम टंगस्टन यूज़ कर सकते हैं। टंगस्टन तो खैर इतना नहीं यूज़ होता, ये ज़्यादा यूज़ होने वाले मटेरियल है। अब हम समझते हैं ये ना, मतलब हम टाइटेनियम यूज़ करेंगे तो उसमें 100% टाइटेनियम होगा, या 100% एल्युमिनियम, 100% आयरन। 100% वाले मेटल्स हम यूज़ नहीं कर सकते, वो इतने प्रैक्टिकल नहीं होते यूज़ करना। वो हमेशा हम उसमें ना कोई इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, कोई एक्सटर्नल मटेरियल मिक्स करते हैं। तो ये मटेरियल्स वाला थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें कि प्योर मेटल्स हम क्यों नहीं इतना यूज़ करते, या पर ये क्यों नहीं प्रेफर करते यूज़ करना। सर डिज़ायर्ड क्वालिटी की वजह से, जैसे अगर हमें फॉर इंस्टेंस अगर हमें किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए अगर डक्टिलिटी चाहिए, ब्रिटलनेस चाहिए, या हमें कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए, जो भी हम्म। प्रॉपर्टी वो अचीव करने के लिए फिर हम उसमें एज पर रिक्वायरमेंट हम कोई और हम्म। एलिमेंट। हाँ, और यूजुअली प्योर मेटल्स क्या होते हैं? किसी भी, क्या चीज़? कुछ नहीं सर। यूजुअली जो प्योर मेटल्स होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। मतलब आपने अगर आयरन में, अगर आयरन बेस्ड मटेरियल सिस्टम्स में अगर आपने रहना है, तो आयरन बेस्ड मटेरियल सिस्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं सॉफ्ट। सॉरी, आयरन बेस्ड सिस्टम्स में हमारे पास अब आयरन बेस्ड अलॉयज है। आयरन बेस्ड अलॉयज का मतलब कि उसमें मेन एलिमेंट आयरन होगा। अगर हम 100% आयरन पे जाते हैं ना तो वो जो है उसमें कार्बन की थोड़ी बहुत अगर मिक्सिंग नहीं भी है, प्योर आयरन है, तो वो बहुत सॉफ्ट होगा। हमें मतलब वो उसकी वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि यार ये लोहा है, क्योंकि लोहा तो हमें एक
स्ट्रेंथ की वो उससे परसेप्शन मिलती है ना। तो हम उसमें कुछ इंक्लूजन करते हैं। अब आयरन के केस में ना यूजुअली का आयरन कार्बन फेज डायग्राम्स होती हैं, जैसे एफईसी कहते हैं। एफईसी में यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन है, तो ऊपर आपके पास कहीं लिक्विडस की लाइन होती है, फिर बीच में मैं वैसे ज़्यादा टाइटेनियम को देखता रहा हूँ, तो मुझे इसका तो आइडिया नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से एक फेराइट होता है, फिर एक वो होता है, इस तरह से इसके फेजेस होते हैं। लेकिन अगर हम टाइटेनियम की फेज डायग्राम बनाए ना, तो टाइटेनियम के केस में जो है टाइटेनियम वेनेडियम फेज डायग्राम बनती है, जिस तरह से हमारे पास आयरन के साथ जो है वो कार्बन की बनती है। तो ये इसमें आपके पास एक लिक्विडस है, फिर आपके पास बीटा है, और फिर कहीं अल्फा फेज है, इस तरह से करके। तो अब लिक्विडस का मतलब ये है कि ये आपके पास जो है ना, यहाँ पे ऊपर ये टेम्परेचर है, इस तरफ ये जो वाई एक्सिस है। तो लिक्विडस का मतलब ये है कि जब आप मटेरियल को मेल्ट करके कूल कर रहे हैं, तो टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं, तो आप इस तरह नीचे आएंगे। अब किस लाइन पे आप नीचे आएंगे, इट डिपेंड्स ऑन कि वेनेडियम की क्या परसेंटेज है टाइटेनियम में। अगर तो प्योर टाइटेनियम है तो आप बिल्कुल वाई एक्सिस के करीब से नीचे आएंगे। तो जब आप नीचे आएंगे तो पहला होगा बीटा फेज। तो ये बीटा जो है ये डिपेंडिंग ऑन दी मटेरियल सिस्टम, ये बीटा जो है ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेज होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की अपनी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, उसे एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं, और वो एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज तक स्टेबल रहता है। अब वो टेम्परेचर रेंज कहाँ तक स्टेबल होती है, उसके लिए जो है वो हम इस तरह से देख लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे ये दोबारा से मैं इसकी अल्फा बीटा की डायग्राम अगर बनाऊं टाइटेनियम के केस में, ये टेम्परेचर है, ये वेनेडियम परसेंटेज है, तो ये बीटा की इस तरह से कुछ होगी। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर वेनेडियम की परसेंटेज मैं बढ़ाता हूँ, तो बीटा जो है वो कम टेम्परेचर तक भी स्टेबल रहता है। मतलब अगर मैं वेनेडियम की परसेंटेज यहाँ पे कहीं रखता हूँ इस लाइन पे, तो इस वेनेडियम की परसेंटेज पे बीटा जो है वो हायर टेम्परेचर से बनना शुरू होता है, और वो लोअर टेम्परेचर तक रहता है। लेकिन अगर मैं वेनेडियम की परसेंटेज बढ़ा दूं, तो बीटा जो है वो हायर टेम्परेचर तक स्टेबल रहेगा, लोअर टेम्परेचर तक नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ केसेस में भी ऐसा भी होता है कि वेनेडियम की परसेंटेज बहुत बढ़ाने से बीटा की जो वैल्यू है वो आपके एक्स एक्सिस को भी टच कर सकती है। तो इनको बीटा स्टेबलाइजर्स कहते हैं। फिर उस केस में वेनेडियम जो है दैट विल बी बीटा स्टेबलाइजर। बीटा स्टेबलाइजर क्यों है? क्योंकि आप जब इस रेंज में कूलिंग कर रहे हैं, तो लिक्विडस यानी मेल्टिंग रीजन से आप आ रहे हैं बीटा पे, और बीटा की जो लाइन है वो क्लोज टू द एनवायरनमेंट टेम्परेचर भी जा रहा है। यानी अब आप वेनेडियम की परसेंटेज इतनी बढ़ा दें कि वो बीटा को रूम टेम्परेचर तक कूल रखते हुए भी बीटा को वो ले आए, तो दैट विल बी बीटा स्टेबलाइजेशन एट रूम टेम्परेचर। अगर तो ऐसा नहीं है और हम लोअर वेनेडियम परसेंटेज पे कूलिंग कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि पहले बीटा बनना चाहिए, फिर बीटा से अल्फा बनना चाहिए, क्योंकि ये अल्फा रीजन है, और अल्फा जो है दैट इज HCP। तो जब आप रूम टेम्परेचर पे एक सैंपल देखेंगे जिसमें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टाइटेनियम और वेनेडियम होगी, तो उसमें आपको सिर्फ अल्फा ही नजर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फेज डायग्राम। लेकिन ये फेज डायग्राम जो है विच इज दी टाइटेनियम वेनेडियम फेज डायग्राम, ये एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर रही, या एक चीज को इग्नोर कर रही है, एंड दैट इज द टाइम इफेक्ट। कि ये जो हम लिक्विड से अल्फा फेज को हम बना रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, ये हम कितने टाइम में कर रहे हैं? अगर तो हम ये बहुत स्लोली कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर तो सारे का सारा लिक्विडस पहले बीटा में कन्वर्ट होगा, और फिर बीटा से वो अल्फा में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम ये सडनली करते हैं, हम बहुत फास्ट वे में करते हैं ये, तो फिर हम इतना टाइम ही नहीं देते कि ये बीटा पूरे का पूरा अल्फा में कन्वर्ट हो। तो बीटा कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाता है उस मटेरियल में भी। और वो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द फास्ट कूलिंग। तो अब हमारे पास अगर ये रीजन है पूरे का पूरा, और इसमें ये लिक्विडस है, और इसमें फिर आपने कूलिंग करना शुरू की, तो कहीं कहीं पे छोटे छोटे से वो साइट्स बनेंगी, न्यूक्लिएशन साइट्स, जहाँ पे बीटा बनना शुरू होगा, क्योंकि बीटा जो है दैट इज द हायर टेम्परेचर फेज। फिर जैसे जैसे आप इस टेम्परेचर रेंज में आएंगे, तो अल्फा जो बनना शुरू होगा, तो अल्फा विद इन द ग्रेन बाउंड्रीज तो बन जाएगा, लेकिन बीटा जो है वो यहाँ पे फिर भी रह रहा होगा। यही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि ये जो आपके पास
जो सेंटर में जो ग्रे रीजन है, ये वो अल्फा अब बनना शुरू हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन आप इतना टाइम नहीं दे रहे कि पूरे का पूरा बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो, तो कहीं ना कहीं वो बीटा रह जाता है और वो आके ग्रेन बाउंड्रीज पे फिर आपको मिलता है, और ये फिर इस तरह के आपको माइक्रो स्ट्रक्चर मिलते हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ये जो ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर आपको एक लाइन सी नजर आ रही है। और इसकी जो एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है दैट इज कि आपको जो है वो कोई भी ग्रेन बाउंड्री नजर ना आए किसी मटेरियल में। फॉर इंस्टेंस आप उसे कूल करें और कोई भी ग्रेन बाउंड्री नजर ना आए, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम क्वाजी स्टेटिक कूलिंग करें, विच इज़ अ वेरी स्लो कूलिंग प्रोसेस, जिसे हम इक्विलिब्रियम कूलिंग भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम कूलिंग का मतलब ये होता है कि पूरे का पूरा जो कास्ट है जो कि सॉलिडिफाई हुआ है, वो पूरे का पूरा टोटलिटी में एक ही ग्रेडियंट से कूल हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने जो एजेस हैं, आउटसाइड जो एजेस हैं, वहाँ पे फास्ट कूलिंग हो रही है और सेंटर जो जो कास्ट का सेंटर है मोल्ड का, वहाँ पे स्लो कूलिंग हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा। तो क्वाजी स्टैटिक कूलिंग में कोई भी ग्रेन बाउंड्री नहीं बनेगी और सिंगल क्रिस्टल मटेरियल्स बनेंगे। तो आप अगर गूगल पे लिखे ना सिंगल क्रिस्टल मटेरियल्स, तो आयरन के, एल्युमिनियम के, इन सब के सिंगल क्रिस्टल मटेरियल्स लोगों ने लैब में बनाए हुए हैं थ्रू वेरी स्लो कूलिंग, और उसमें कोई भी ग्रेन बाउंड्री नहीं होती। और वो एक परफेक्ट एग्जांपल है एक आइडियल फेज डायग्राम की, जिसमें जो लिक्विड ऐसा है वो पूरे का पूरा बीटा में कन्वर्ट हुआ और बीटा पूरे का पूरा अल्फा में कन्वर्ट हो गया। लेकिन चूंकि वो एक लैब बेस्ड आइडियल सिनेरियो है, रियल टाइम एप्लीकेशंस में कूलिंग रेट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ग्रेन बाउंड्री नज़र आती है। तो ग्रेन बाउंड्री की ये थ्योरी है। और ग्रेन बाउंड्री जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि ग्रेन बाउंड्री आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप जो है वो मटेरियल को स्ट्रांग बनाएं। मतलब हम कूलिंग रेट्स बढ़ाएंगे तो ग्रेन बाउंड्री पे जो वॉइड्स की डिसलोकेशन है वो मुश्किल होगी, तो जो ग्रेन्स हैं वो स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है। तो मैथमेटिकल मॉडल से रिलेटेड हमने पहले जो उसकी मॉडल्स के जो सॉल्यूशंस थे और उन सॉल्यूशंस के जो की जो इंटरप्रिटेशंस थी वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी ये सारी। लेकिन उससे रिलेटेड जो प्रिलिमिनरी नॉलेज थी वो थोड़ी सी ज़रूरी थी, लेकिन वो उस टाइम पे मैंने इसलिए नहीं कवर की कि आप लोगों को पल्सेशन का और इन सारी चीज़ों का बताना था थोड़ा सा, तो वो मैंने फिर कवर करके फिर मैं इस पे आ गया हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ हों क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलें ठीक है, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं हैं तो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। कल आप लोग 10:30 बजे अवेलेबल होंगे? कल अगर हम, अच्छा इस वीक की क्लास सर जो सुबह है वो 10:30 बजे? सुबह 10:30 बजे। सुबह तो सर हम लोग तो अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पे। अच्छा आप लोग नहीं हैं? रात को फिर मेरा मुश्किल है, और या फिर हम रिकॉर्डेड ले लूँ कल का। कल कौन कौन है देख सुबह लें, अगर अवेलेबल? कल साढ़े हम दस बजे कौन फ्राइडे को कौन भी है? कर सकते हैं। या चलें फिर ऐसा करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं मंडे को रख लेते हैं क्लास। ये ठीक है सर। मंडे को ऑनलाइन रख लेते हैं सेकंड हाफ ठीक में, है, जब आप लोग सब अवेलेबल हो ना, सर सही है इस सर। वीक क्लास 5 में, 5:30 के करीब। सही है सर। सर ठीक है। इस वीक कौन एक कर सेकंड आप लोग अभी लेफ्ट ना करें, मैं ज़रा इसका वो कर लूँ। ये चलें, ये वो तो क्यों है नहीं सर? अवेलेबल। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखें हो गई है।
रिकॉर्डिंग चल रही है सर। हाँ चलें ठीक है। जब पता करना था कि इस वीक क्लास नहीं होगी अब